हमारे लिए यूनिट 7 का चैप्टर 2 का जो लास्ट टॉपिक है उसे डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। इसका नाम आपने बहुत बार सीरियल्स में, मूवीज़ में सुना होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू किसी क्रिमिनल की पहचान की जाती है या किसी चाइल्ड के बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअल में किस टाइप से होता है और उसकी मेथड क्या है और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे आज हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या इसे हम डीएनए अंगुली छापन भी कहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसकी सिग्निफिकेंस को समझते हैं। जैसे कोई भी क्राइम होता है तो उस क्राइम की प्लेस पर जितने भी उस टाइम जितने भी वहाँ पे पब्लिक होती है उस पब्लिक के जो सीमेन, वीरे या फिर ब्लड सैंपल्स वहाँ से मिलते हैं उनको एक्यूज्ड किया जाता है। देन उनके बाद उनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है और यदि वो फिंगरप्रिंट किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति को क्रिमिनल बना दिया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किस प्रकार हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी क्रिमिनल का। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का डीएनए लिया जाता है और उस डीएनए को रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होता है, उस एंजाइम की सहायता से उसकी जितनी भी कुंडलियां होती हैं उनका विकुंडलीकरण किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए की जो विशिष्टता होती है, आपको पता है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का डीएनए जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। वो इसलिए सेम नहीं हो सकता क्योंकि डीएनए के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है या जिसे हम नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, तो उन न्यूक्लियोटाइड और जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं उनका सीक्वेंस एक विशिष्ट प्रकार का होता है और इस प्रकार का सीक्वेंस किसी दूसरे जीव में कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि एक जीव के अंदर जो डीएनए पाया जाता है और उसकी सभी कोशिकाओं में जो क्वांटिटी यानी कि मात्रात्मक रूप से और जो संरचनात्मक रूप से डीएनए उपस्थित होता है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ वो डीएनए जो है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो सकता है क्योंकि पेरेंट्स का डीएनए ही रेप्लिकेट होकर उनके ऑफ स्प्रिंग में जनरेट होता है या ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिटेड होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसी एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम डीएनए की स्पेसिफिकलिटी या हम उसे बोल सकते हैं विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं। नाइट्रोजनी जो क्षारक या जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके सीक्वेंस को देखकर इस मेथड को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। यदि हम बात करें कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसकी आधारशिला या उसका जो फाउंडेशन है वो किसने रखा है, तो सर एलिक जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आधारशिला रखी। इसके साथ साथ हमारे जो भारत के कुछ साइंटिस्ट हैं वो भी अभी इसमें कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और उनमें से हैदराबाद स्थित एक सीसीएमबी एक इंस्टीट्यूट है जो कि हैदराबाद में स्थित है। सीसीएमबी का पूरा नाम है सेंट्रल मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर बोर्ड। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की सेल्स को यानी कि कोशिकाओं को लिया जाता है, उनकी क्लोनिंग की जाती है, देन उसके बाद उनका डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया जाता है। और जो सीसीएमबी में जो इंडियन दो साइंटिस्ट हैं जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर लालजी सह और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर वी के कश्यप। सबसे पहले बहुत ही बड़ी प्राउड की बात है क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट इंडियन हैं और दोनों ने ही बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम आएंगे इसकी मेथड पर कि डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कैसे किया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप उसमें आते हैं। तो सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करना पड़ता है। आइसोलेशन का मतलब पृथक्करण कहलाता है। फर्स्ट स्टेप हमारा डीएनए आइसोलेशन होता है।
डीएनए आइसोलेशन, डीएनए आइसोलेशन या इसे हम डीएनए का पृथक्करण भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कहीं पे भी क्राइम हुआ और हमें किसी व्यक्ति पर डाउट है कि ये इसका क्रिमिनल हो सकता है या ये अपराध इस व्यक्ति ने किया है, या उस पर यदि हमें वो शक के दायरे में आता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का डीएनए लिया जाता है। अब डीएनए ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी कोशिका से ही लिया जाए। डीएनए जो है हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में, हमारी ऑल जितनी बॉडी होती है, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में डीएनए होता है, क्योंकि कोई भी कोशिका है उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस है तो उसके अंदर डीएनए होगा। तो इसमें हम छोटी सी मात्रा, बहुत ही कम क्वांटिटी लेते हैं और इसके लिए सबसे पहले ब्लड लिया जाता है। ब्लड के सैंपल से भी इस डीएनए को निकाल सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। और यदि हमें ब्लड से नहीं तो जो नेल्स होते हैं या जो हेयर्स होते हैं या जो सीमेन होता है जिसे हम वीर्य भी कहते हैं, उससे भी हम इसको एक्यूज्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा डीएनए है जिसे हमने ब्लड से लिया, ब्लड सैंपल फ्रॉम एक्यूज्ड, ब्लड सैंपल फ्रॉम एक्यूज्ड यानी किसी भी व्यक्ति का हमने डीएनए लिया। अब आपको ये पता है कि डीएनए स्ट्रेट नहीं होता, डीएनए हेलिक्स होता है। डीएनए बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड स्ट्रक्चर होता है। इस कारण सबसे पहले हम बहुत सारे एंजाइम्स लेते हैं और उन एंजाइम्स के थ्रू ये जो डीएनए का बंच होता है, इस बंच को रिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इसे विशिष्ट स्थानों पर तोड़ने का काम करते हैं। तो इस सैंपल को लेने के बाद यहाँ पे रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है। रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पीसीआर टेक्निक यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या जिसे हम श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, उसमें भी रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इंक्लूड होता है। और रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो डीएनए होता है उसे स्पेसिफिक प्लेसेस पर यानी कि विशिष्ट स्थानों पर तोड़ने का काम करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे डीएनए को तोड़ देगा, जहाँ जहाँ नाइट्रोजनी बेसिस हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है उसी को ये जो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम तोड़ता है। और रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज पीसीआर टेक्निक हो और कोई भी जो डीएनए से रिलेटेड टेक्निक होती है उसमें इसी एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इस एंजाइम को प्रतिबंध न्यूक्लियो एंजाइम भी कहते हैं, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या रिस्ट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या है। तो ये जो एंजाइम होता है वो डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने का वर्क करता है। देन इसके बाद हमने डीएनए का सैंपल लिया, उसके फ्रेगमेंट्स यानी उसके टुकड़े बनाए। अब उन टुकड़ों के लिए हम एक जेल में स्थानांतरित करते हैं। उस जेल का नाम होता है एगारोस जेल। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेते हैं। ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो हमारे मतलब जो इन्वायरमेंट है उससे रिएक्शन ना करे, उससे कोई रिएक्ट ना करे। तो एक ऐसा हमने कंटेनर लिया। अब उस कंटेनर में जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स या टुकड़े लिए हैं उसको डालते हैं और देन उसके ऊपर से एक जेल आता है। इस जेल को एगारोस जेल कहते हैं, एगारोस जेल। अब ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे वो इस एगारोस जेल के अंदर धंस जाते हैं या अच्छे से मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अब इस जेल जो एगारोस जेल में डीएनए की मिक्सिंग हुई है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स मिल गए हैं, उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी कि इलेक्ट्रिक से कुछ वर्क किया जाएगा। अब क्या वर्क किया जाएगा, तो मान लीजिए कि हमारे ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, तो इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स इस जेल में कंजस्टेड है। ये हमारा जेल है। अब जेल से हम हाथ से तो डीएनए को निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज लगाया जाता है और यहाँ पे दो पोल्स रहते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो आपको पता है कि जो डीएनए होता है उस डीएनए पे ऋणात्मक आवेश होता है या माइनस चार्ज होता है।
इस कारण जैसे ही हम हाई वोल्टेज देंगे तो डीएनए के ऐसे खंड जिनका वजन और जिनका आकार छोटा है वो एक साइड आ जाएंगे, और जिनका आकार बड़ा है और वजन में ज़्यादा है वो इस वाले पोल पर आ जाएंगे। यानी कि जो डीएनए का नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो प्लस से अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो प्लस वाला पार्ट होगा वो माइनस से अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि डीएनए का जो जेल में फंसे डीएनए के टुकड़े थे उन टुकड़ों को हमने दूर दूर कर लिया। अब इसके बाद इसके लिए हम फिर से एक पात्र में स्थानांतरित करते हैं, और इस फिल्टर पेपर को हम नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर कहते हैं। और नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर हम डीएनए का एक प्रोब बनाते हैं। प्रोब का मतलब डीएनए का एक विशेष क्रम बना लेते हैं। तो ये जो डीएनए है, अब इसका हम प्रोब बनाने के लिए सबसे पहले जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर ट्रांसफ़र करेंगे। देन इसके बाद एक ओवन की सहायता से उसे टेम्परेचर देंगे, और वो टेम्परेचर लगभग जो है 80 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 80 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और जब हम 80 डिग्री सेल्सियस पर डीएनए के टुकड़ों को गर्म करेंगे तो जो हमने फ़िल्टर लिया था, पेपर लिया था, उस पेपर पर डीएनए के प्रोब बन जाएंगे और डीएनए का बैंड बन जाएगा। अब इस बैंड के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे विद द सेम रेडियो एक्टिव प्रोब ऑटो रेडियोग्राफी से। अब जो हमारा प्रोब बना है उस प्रोब की हम रेडियो ऑटोग्राफी करेंगे और पता लगाएंगे कि उसका बैंड किस प्रकार से बना। फिर हम इस बैंड के लिए यहाँ पे आपने देखा कि ये एक बैंड बन गया। अब इस बैंड के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जिससे सेडिमेंट्री यानी कि इसके अपसादन के आधार पर इसके जो हाई बैंड है या जो मोटे वाले बैंड हैं वो ऊपर की ओर, जिनका घनत्व ज़्यादा है, और ये जो हल्के वाले बैंड हैं वो नीचे आ जाएंगे। और ये जो बैंड बनते हैं ये बैंड न्यूक्लियोटाइड्स के बैंड कहलाते हैं या नाइट्रोजनी बेसिस के कहलाते हैं। और इन बैंड में जैसे कि यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजनी बेस है और यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हैं, तो ऐसे नाइट्रोजनी बेसिस या न्यूक्लियोटाइड को चूज़ करते हैं जिनमें एक से सीक्वेंस पाए जाते हैं। इन नंबर्स के लिए हम वेरिएबल BTR कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। व्हेन TR का पूरा नाम है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट। वेरिएबल मतलब ऐसे नंबर जो बार बार आ रहे हैं, और टेंडन रिपीट मतलब न्यूक्लियोटाइड का क्रम फिर से दोहराया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने डीएनए का एक फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया, इसमें न्यूक्लियोटाइड का एक बैंड बन गया। देन इसके बाद अब हमें जिस भी व्यक्ति पे डाउट है उस व्यक्ति के डीएनए का हमने फिंगरप्रिंट बना लिया है। अब जिसकी भी डेथ हुई है या जिसकी भी हत्या या कोई भी क्राइम जिसके साथ हुआ है उससे इसके डीएनए को मैच करते हैं, और यदि ये डीएनए मैच कर जाता है तो हम समझ जाते हैं कि जो क्रिमिनल है वो वही व्यक्ति है, फिर उसे पनिश किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की ये पूरी प्रोसेस थी। अब हम यदि पढ़ेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो कई बार कुछ घरों में ऐसे डेबिट्स होते हैं जिसमें जो चिल्ड्रन होता है उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं होती। कोई बोलता है कि हमारे चाइल्ड है, कोई बोलता है हमारे चाइल्ड है। तो इस कंडीशन में डीएनए फिंगरप्रिंट उसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है, और उसका डीएनए जिस भी व्यक्ति से मैच करता है उसे उसका जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो बना दिया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंट की बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। इसके आधार पर हम क्रिमिनल्स को पहचान सकते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, और आनुवांशिक माता पिता को भी इसी के द्वारा आइडेंटिफाई